क्या आज दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? वो लड़ाई जिसमें दुनिया के पुराने दिग्गज यानी अमेरिका, यूरोप जैसे G7 देश और तेजी से बढ़ते ब्रिक्स देश आमने सामने हैं। अब ये सवाल है कि इस जंग में इतनी हलचल क्यों है? जिन G7 देशों ने सालों तक दुनिया की इकोनॉमी पर बादशाहत की हो, अब उनके अपने पुराने तरीके, अपनी रणनीति, सब कुछ डगमगा गया है। वही दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश जो कभी बस खेल के बाहर माने जाते थे, आज इतने ताकतवर हो गए हैं कि पश्चिमी देशों की हर बैठक, हर ऐलान में बस उन्हीं की चर्चा होती है कि उन्हें कैसे रोके या कैसे पीछे ढकेलें। दुनिया बदलने लगी जब चीन और रूस की दोस्ती ने ब्रिक्स ग्रुप के अंदर एक नई रफ्तार दी। चीन का औद्योगिक इंजन, सस्ती चीजें, कमाल की सप्लाई चेन और अपने कंट्रोल में दुनिया की सबसे कीमती रियर अर्थ मिनरल्स, यानी वो धातुएं जिनके बिना आज का स्मार्टफोन, कार या कंप्यूटर बन ही नहीं सकता। अमीर पश्चिमी देशों ने जब तक सिर्फ शेयर, बैंक और कागजी दौलत बनाने में जोर लगाया, चीन धीरे धीरे असली फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज बनाता गया। रूस ने खनिजों और एनर्जी पर कब्जा जमा लिया और अब हाल ये है कि पश्चिम के पास बस एक ही पत्ता बचा है, सख्त पाबंदियां, धमकियां और ये डर कि कहीं दुनिया की नई बागडोर इनके हाथ से निकल न जाए। मगर यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या G7 अपनी पुरानी चमक बचा पाएगा? क्या सच में चीन और रूस की इस जोड़ी से पश्चिम की अर्थव्यवस्था हिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस क्रांतिकारी बदलाव में भारत के लिए कौन सा मौका छुपा है, जो शायद आने वाले सालों में आपके सपने, आपके बिजनेस और आपके बच्चों के भविष्य को बदल के रख सकता है। सबसे पहले समझिए कि G7 यानी दुनिया भर के सबसे अमीर, पुराने और ताकतवर देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और इटली, आजकल जब से ब्रिक्स और खास तौर पर चीन और रूस की जोड़ी मजबूत हुई है, तब से वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पहले तो हाल ऐसा था कि पश्चिमी देश बस बैंकों, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स के जरिए ही पैसे कमाते थे, यानी कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से उनका वास्ता हटता जा रहा था। जो चीन, भारत या ब्राजील जैसे देश मैन्युफैक्चरिंग या कच्चा माल निकालने में लगे थे, उन पर वे वेस्ट वाले ठहाके मारते थे। लेकिन आज देखिए, वही चीन, रूस और ब्रिक्स के देश असली दम दिखा रहे हैं। इनके पास सस्ती चीजें बनाने की ताकत है, रियल अर्थ मिनरल्स है और पूरे अफ्रीका, एशिया में उनकी सप्लाई चेन बसी हुई है। और सच्चाई यह है कि ये इतनी मजबूत हो चुकी है कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के फैब्रिक को ही बदल रही है। यहां से कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि जब मुकाबले में हरा नहीं सकते तो G7 के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सजा देना और रोकना। चीन की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आज उनकी मैन्युफैक्चरिंग सरप्लस पूरी दुनिया की GDP का 2% है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ये करीब 3 से 4% तक हो जाएगी। सोचिए, जितनी कारें, मोबाइल, चिप्स और मशीनें बनती है, उनमें से हर एक का लिंक चीन या रूस से जुड़ता है। वेस्ट को यह डर है कि जब चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस चिप में पकड़ बना लेगा तो अमेरिका और यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग हमेशा के लिए पिछड़ जाएगी। इसी डर से G7 नेता बार बार बैठकर योजनाएं बनाते हैं कि किस तरह चीन और रूस की सप्लाई चेन को तोड़ा जाए, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स को। ये वो कीमती कच्चे पदार्थ हैं जिनके बिना स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक कार, डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री का काम करना नामुमकिन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यूरोप अब खुद ही अपने जाल में फंस गया है। दरअसल आज यूरोप के अंदर सबसे बड़ा रेयर अर्थ का सप्लायर चीन है और इसके अलावा रूस भी काफी अमाउंट में रेयर अर्थ सप्लाई करता है। 2024 में यूरोप के कुल रेयर अर्थ की जरूरत में से करीब 46% चीन ने और करीब 28% रूस ने दी थी। अब सोचिए, 3/4 सप्लाई उन देशों से ही है जिसको यूरोप या तो सजा देना चाहता है या तो अलग थलग करना। जब 2024 में चीन ने सिर्फ एक महीने में अपनी एक्सपोर्ट सप्लाई को करीब 81% कम कर दिया तो यूरोप की इंडस्ट्री में भूकंप सा आ गया। कार बनाना, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, यह सब मुश्किल और महंगा हो गया। और अब बाजार में प्रोडक्ट बनाना यूरोप के लिए न के बराबर हो गया है, जबकि चीन अपनी ही चीजें सस्ती करके बेचना जारी रखता है। इधर अमेरिका ने टैरिफ और तरह तरह के बंदिशें लगाकर यूरोप को भी बेचने से रोक रखा है। तो यूरोप अब चारों ओर से फंस गया है।
बेचने के लिए अब बाजार नहीं है। कच्चा माल लेने का सिस्टम टूट चुका है और जो बन रहा है वह महंगा पड़ रहा है। यानी यूरोप खुद को ही आर्थिक जाल में जकड़ा बैठा है। ध्यान रहे कि इसमें चीन और रूस ने खुद को अलग नहीं किया, बल्कि ये पूरी मजबूरी यूरोप की अपनी गलत नीतियों की देन है। जहां उन्होंने सोच समझकर यूएसए का साथ चुना, अब वे भुगत रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर G7 देश और ब्रिक्स की लड़ाई बढ़ती है तो भारत फंस जाएगा, लेकिन असल फंडा यह है कि भारत के पास एक जबरदस्त चांस है, क्योंकि भारत एकमात्र बड़ा देश है जो दोनों साइड से फायदा ले सकता है। एक तरफ चीन और रूस के साथ ट्रेड, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ सॉफ्टवेयर, फार्मा और सर्विस एक्सपोर्ट। यानी भारत के पास अब एक बड़ा मौका है अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने, रियर अर्थ की डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ाने और कम लागत में हाई क्वालिटी सामान दुनिया को बेचने का। अगर भारत ने अपनी नीतियां व्यवहारिक और स्मार्ट रखी तो वह इस पूरी जंग में सबसे बड़ा विनर बनकर उभर सकता है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब पश्चिमी देश रूस पर ताबड़तोड़ 18वें सैंक्शन पैकेज तक पहुंच गए हैं, तो इसका असर रूस पर नहीं बल्कि खुद यूरोप पर ज्यादा पड़ रहा है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को पहले से ज्यादा लचीला बना लिया है। वो चाइना के बैंकों या खुद के फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम के जरिए अब वेस्ट के पहुंच से बाहर जा चुका है। यूरोप का हर नया बैन अब महंगा सामान, बंद इंडस्ट्री और खुद की मुश्किलें बढ़ा रहा है। मजे की बात देखे तो जितना वेस्ट बैन लगा रहा है, उतना ही रूस अपनी नई मार्केट की खोज कर रहा है। इंडिया और चाइना तो उसके सबसे बड़े साथी बन ही चुके हैं। अब धीरे धीरे जापान भी रूस से तेल खरीद रहा है। और जब बात आती है दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर की, तो सुनने में बेशक अमेरिका आर्थिक बादशाह लगता है, पर सच यह है कि डॉलर आज भले ही सबसे पॉपुलर करेंसी हो, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है उसका दबदबा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। चीन ने अपने डॉलर होल्डिंग को करीब 1 बिलियन कम किया है। रूस पूरी तरह पश्चिमी बैंकों से हट चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर का ट्रस्ट अब गिर रहा है। 2008 में करीब 56% विदेशी निवेशक अमेरिका के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाते थे, जो अब गिरकर करीब 31% ही रह गया है। जब अमेरिका खुद 550 बिलियन डॉलर का नया डेट ले रहा है, उसके ऊपर और 340 बिलियन का टैक्स बिल, ऐसे में डॉलर की मजबूती तो अपने आप ही हिल गई है। डॉलर की वैल्यू 2025 की शुरुआत से करीब 9% तक गिर चुकी है। इससे दुनिया के निवेशकों का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या यह सचमुच इतना बड़ा बदलाव है और भारत इसमें क्या खेल सकता है? अभी दुनिया एक आर्थिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है और जो देश जल्दी समझ जाएंगे कि अब प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी पर चलना होगा, वही बचेंगे, वरना बाकी देशों के लिए अगले 5 से 10 साल काफी मुश्किल हो सकते हैं। भारत को इस समय 2 बड़े ब्लॉक्स अमेरिका और चाइना रूस के साथ संतुलन बनाना जरूरी है। चीन के साथ तकनीक, व्यापार और सप्लाई चेन में समझदारी और पश्चिमी देशों के साथ नई मार्केट्स और निवेश, यही फ्यूचर का फॉर्मूला इंडिया को अपनाना होगा। आखिर में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या G7 सच में रूस और चीन को रोक पाएगा? क्या अमेरिका की डॉलर की बादशाहत कायम रहेगी या ब्रिक्स कोई नया आर्थिक सिस्टम लाकर सबको चौंका देगा? और क्या भारत इन दोनों के बीच खेलकर अगले दशक में सबसे बड़ा सुपर पावर बन सकता है? अपने विचारों को कमेंट में जरूर लिखिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा देश विजेता लगता है, और अगर भारत को जीतना है तो सरकार को तुरंत क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस ग्लोबल गेम को समझ सके। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।